हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर मैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करता हूँ। आज जिस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स। चलिए एक एक करके समझते हैं इस चीज़ को। क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अकाउंटेंसी के बेसिक्स को समझने के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, तो चलिए देखते हैं हम इसे सॉल्व करने की और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझने से पहले होता ही है, हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए दुनिया भर में हर जगह में अकाउंटेंसी को बनाया जाता है, हर जगह। अब हर जगह अकाउंटेंसी बनाया जाएगा तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो कंट्री ए में जो जिस टाइप के अकाउंटेंसी को बनाया जाएगा और कंट्री बी में भी क्या सेम टाइप के अकाउंटेंसी को बनाया जा सकता है? बताइए। मान लीजिए मैं कंट्री ए में रहता हूँ, वहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से अकाउंट को क्रिएट किया जाता है और कंट्री बी जो है वहाँ पे डिफरेंट वे में अकाउंटिंग को क्रिएट किया जाता है। तो क्या दोनों में सिमिलैरिटीज़ नहीं रहेगी? राइट, दोनों अलग अलग बनाएंगे। मैं बनाऊँगा भाई कुछ और तरीके से, वो बनाएगा भाई कुछ और तरीके से। तो इससे क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ किस तरह से होगी? मान लीजिए अब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं कुछ अलग वे में, वो रिकॉर्ड करते हैं कुछ अलग वे में। हमने बाहर से सामान मंगवाया, उन्होंने बाहर से सामान हम लोगों को दिया। कल अगर मान लीजिए कुछ अमाउंट की हेरा फेरी हो जाती है या कुछ चेंजेस हमें अमाउंट में नज़र आती है, तो हम बोलेंगे भाई देखिए हमारे खाते में 500 रुपये या 5,000 रुपये की कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि हमारा अकाउंटेंट गलत हो या ना हो, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जिससे हम लोगों ने बिज़नेस किया है, मान लीजिए जिससे हमने बिज़नेस किया उससे भी एक बार पता कर लेंगे कि भाई जो चीज़ें मंगाई हमने गए क्या उसका हिसाब रिकॉर्ड हम लोगों ने ठीक किया था, उनसे साथ कंपेयर करके देख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब उनका मेंटेनेंस जो अकाउंटेंसी का किया जाता है वो अलग रहेगा और मेरा भाई रहेगा अलग। तो भाई समय तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और साथ ही साथ समझ आना भी बड़ा मुश्किल है। तो इन सभी बाधाओं को रोकने के लिए या इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट वेज़ में अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जगहों पे अकाउंटेंसी बहुत ही अलग तरीके से बनाई जाती है। आप रिटेल शॉप्स में जाएंगे तो देखिएगा वहाँ पे एक छोटे से किताब में ही वो सब कुछ लिख देते हैं, एक कॉपी में। राइट, तो वो इतना परफेक्ट वे नहीं होता है, लेकिन हाँ वो भी एक अकाउंटेंसी का ही एक टाइप होता है। ठीक है, तो हर अलग अलग जगह पे अकाउंटेंसी को अलग अलग मेंटेन किया जा रहा था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए या इस चीज़ से बचने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लाया गया। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लाया गया उससे हम लोग जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप, यानी एक तरह से रूल्स को लाया गया। ठीक है, एक तरह से रूल्स को लाया गया जिसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसे फॉलो करने से क्या हो जाएगा भाई, इसे फॉलो करने से ये हो जाएगा कि भाई कि सब कोई एक ही वे में भाई अकाउंटिंग को बनाएंगे और एक तरीके से अकाउंटिंग को अगर बनाया जाता है तो भाई इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आता है और साथ ही साथ मतलब ट्रांजेक्शन्स को मतलब कंपेयर करने के लिए या उसका एनालाइज करने में लोगों को बड़ी ही सहूलियत या सुविधा होती है। आप ये बात समझ पा रहे होंगे, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्यों लाया गया भाई कि अलग अलग तरीक़ों से बनाया जा रहा था अकाउंटेंसी और सबको एक करने के लिए, सबको एक ही प्रिंसिपल में डालने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लाया गया। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंसी प्रिंसिपल के बाद हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल तो हो ही गया। ठीक है, प्रिंसिपल में क्या भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाएंगे, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, राइट, वो किस बेसिस पे होंगे, वो सभी को हम लोग किस में पढ़ते हैं भाई, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, टोटल देखिए यहाँ पे कितने हैं, 12 से 13, मेरे ख्याल से 14 है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बिजनेस को हम हमेशा एक एंटिटी पकड़ के रखते हैं, एक इंडिविजुअल मानते हैं हम अपने बिजनेस को। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक दुकान खोला है जिसका नाम है कंप्यूटर का दुकान है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का दुकान है, एक्सक्यूज़ मी।
उस दुकान का मैंने रखा है XYZ कंप्यूटर शॉप, ठीक है। तो उस दुकान को मैं हमेशा एज ए इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दूंगा। मैं हमेशा उसे क्या बोलूँगा, भाई ये एक इंडिविजुअल है, ये कोई मुर्दा जीव नहीं है बल्कि ज़िंदा जीव है, XYZ कंपनी अकाउंट। और एक तरफ मैं अपने आप को पकड़ता हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। अब मैं इस कंपनी का मालिक हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा अभी इस पे पूरा, हाँ मेरा हक तो बनता है इस कंपनी पे भाई, क्योंकि मैंने इसमें पैसे लगाए हैं, ठीक है, मैंने इसमें पैसे लगाए तो मेरा पूरा हक बनता है इस फर्म पे। लेकिन अगर इस फर्म में मान लीजिए मैंने कुछ पैसे निकाल के अपने घर लेके चला गया, या फिर मेरे घर के खर्चों को भी अगर इस फर्म से ही उठाना पड़े तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए फर्म एक अलग इंडिविजुअल होता है और उसका मालिक यानी मैं एक अलग इंडिविजुअल होंगे, और दोनों इंडिविजुअल का खाता अगर एक ही जगह पे मेंटेन किया जाए तो गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि मैं अपने घर खर्चों को भी अगर बिजनेस के खर्चों के साथ जोड़ना स्टार्ट कर दूं तो अकाउंटेंसी में मतलब खाते में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं बिना बताए भी कितनी बार पैसे निकाल के जा सकता हूँ, राइट। क्या हो सकता है कि हो ये सकता है कि अगर मैंने पैसा निकाला लेकिन अकाउंटेंट को इसकी भनक ना लगी, क्योंकि भाई मैं आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा बिजनेस था, इसलिए। तो इस मिलावट को रोकने के लिए या इस गलती को रोकने के लिए हमेशा एंटिटी और बिजनेस को अलग रखना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, एक अलग इंडिविजुअल मानते हैं जिसका खाता सेपरेट होना चाहिए। अगर मैंने बिजनेस से कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे भी बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन अलग वे में, ठीक है। उसे ड्राइंग्स कहा जाएगा, क्योंकि मैंने निकाला भाई तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसमें फिर से पैसे वापस डालूँ, राइट। क्योंकि वो बिज़नेस अब भले ही मेरा ही हो लेकिन वो एक अलग इंडिविजुअल है, वो उसे मैं अलग इंडिविजुअल की तरह ट्रीटमेंट करूँगा। उसके लिए सेपरेट खाता एकदम होना चाहिए, उसके साथ कोई भी मेल मिलाप या झोल झाल नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो कंप्यूटर की दुकान तो खोल ली, भाई कंप्यूटर ख़रीदना पड़ेगा। कितने के कंप्यूटर खरीदूँगा? 5 लाख का कंप्यूटर ख़रीदा मैंने टोटल स्टॉक में। तो भाई ये 5 लाख कहाँ से आया? तो देखिए 5 लाख जो मैं ख़रीदता हूँ, तो जो भी कोई चीज़ खरीद रहा हूँ कंप्यूटर, तो उसको मेज़र तो किया जाएगा ना। और मेज़र करने के लिए हमेशा किस वे में किया जाता है भाई? हमेशा मॉनिटरी वैल्यू में हम मेज़र करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि ये नहीं कहेंगे कि 10 कंप्यूटर आया। भाई 10 कंप्यूटर आया ठीक है, लेकिन उसका प्राइस टैग कितना है, उस 10 कंप्यूटर का प्राइस कितना है वो तो बताइए, तभी ना हम रिकॉर्ड करेंगे। हम तो ये नहीं लिखेंगे कि 10 कंप्यूटर अकाउंट, या फिर लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में 10 लिखने से क्या होगा, राइट। हमें प्रॉफिट जानने के लिए 10 कंप्यूटर नहीं, क्योंकि 10 के जगह अगर हम 10 कंप्यूटर खरीदे तो हम 10 ही बेच सकते हैं। तो इसमें कहाँ प्रॉफिट हमको नज़र आ रहा है, राइट। तो हमें प्रॉफिट को जानने या लॉसेस को जानने के लिए हमें हमेशा जो भी सामान होती है उसके क्वांटिटी या उसके क्वालिटी पे हम लोग मेज़र नहीं करते, बल्कि उसके अमाउंट यानी मनी के वैल्यू पे मेज़र करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। मनी मेज़रमेंट मतलब होता है कोई भी सामान खरीदें या कोई भी सामान बेचे या कोई भी खर्चा उठाए या कोई भी इनकम आए, वो सभी को हम लोग किस वे में रखते हैं? मॉनेटरी वैल्यू में ही रखते हैं, यानी मनी से ही कंपेयर करके उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो देखिए गोइंग कंसेप्ट में क्या कहते हैं कि हमेशा हम लोग बिजनेस को एज अ कंटिन्यू समझते हैं, वो हमेशा चलेगा, ऐसा हम पकड़ के चल लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग हमेशा ये नहीं सोचते कि भाई नहीं हमारा बिजनेस मैंने सिर्फ 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए खोल के रखा है। नहीं, हम लोगों ने अपना बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलाना है और बहुत लंबे समय तक लेके जाना है, ये अज्यूम कर लेते हैं हम लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में, ठीक है। क्योंकि अकाउंट देखिए बिजनेस जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा बहुत बड़ा विज़न रखना चाहिए, ठीक है। और हमेशा हम एक बड़ा विज़न ही रखते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा जैसे कि हम लोग जॉब करने जाते हो कॉल सेंटर में, तो भाई अभी कॉलेज में जाना है तो कॉलेज से जाने से पहले 2-3 महीने जितने भी है हम लोग कॉल सेंटर में जाके भाई जॉब कर लेते हैं तो वो कोई गोइंग कंसर्न नहीं हुआ। वहाँ आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ कुछ समय के लिए कोई चीज़ें की, ठीक है। लेकिन गोइंग
कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि भाई आप कोई अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको डेडिकेशन देना पड़ेगा, आपको उससे ऐसा समझ के चलना पड़ेगा कि वो लंबे समय तक चलेगा, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल या सको तो 100 साल। ठीक है, इस तरह से हमें पकड़ के चलना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो देखिए अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग देखिए जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, राइट, किसी एक स्पेसिफिक डेट पे हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और किसी एक स्पेसिफिक डेट पे हम अपने बिजनेस को मतलब उस साल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। जैसे कि देखिए हमारे इंडिया में अगर आप दुकानों या फिर कोई भी रिटेल शॉप या कोई होलसेलर शॉप में जाएंगे तो आपको एक चीज़ मिलेंगे कि वहाँ जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वो 31 मार्च जब वो ख़त्म होता है और 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होता है उसी टाइम को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जिसे हम लोग ठीक है, उसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई, जब साल ख़त्म होता है तो हम पूरे साल के हिसाब किताब को जोड़ जाड़ के देखते हैं कि भाई साल भर में हमें कितना मुनाफा हुआ है, कितना घाटा हुआ है, कितना हमारे पास एसेट्स आए हैं, कितना हमारे पास लाइबिलिटी आए हैं। इन सभी को हम लोग कहाँ देखते हैं भाई, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में, तब एकदम साल के अंत में देखते हैं। ठीक है, साल की शुरुआत में नहीं, एकदम साल के अंत में देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट the concept of cost is historical in nature as it is sometime which has been paid on the date of acquisition does not change ईयर आफ्टर ईयर। तो देखिए कॉस्ट, इस कहने का मतलब ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कि मान लीजिए आज से 10 साल पहले जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था उस समय जो आपने ज़मीन खरीदी थी, लैंड खरीदी थी, उसकी वैल्यू थी भाई 7 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन अब जब ज़मीन खरीदी थी बिज़नेस के लिए आज से 10 साल पहले, तो आपने बिज़नेस ट्रांजैक्शन में कितना लिखा है भाई, 7 लाख रुपए लिखा है। तो क्या वो 7 ही लाख रुपए आपने छोड़ दिया है, उसे आपने कभी बढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि साल दर साल ज़मीन की वैल्यू तो बढ़ जाती है, लेकिन आपने जो 10 साल पहले रिकॉर्ड करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रखा होगा वो तो आज भी 7 लाख रुपए ही है ना। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे कहने का है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। 7 लाख से अभी मान लीजिए वो ज़मीन हो चुकी है 70 लाख की, लेकिन 10 साल पहले तो आपने बुक ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू कितनी रखी थी भाई, 7 लाख रखी थी। ठीक है, तो इसे कभी कभार हिडन प्रॉफिट भी पता चलता है। ठीक है, इसको भी हम लोग कभी कभार क्या कहते हैं, इसे हिडन प्रॉफिट कह सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई आपको कितनी लाख की प्रॉफिट, 63 लाख की प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, हिडन प्रॉफिट है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद हमारा जो 6ठा नंबर पे है वो ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब भी देखिए यहाँ पे क्या कहा है, इट्स प्रोवाइड द वेरी बेसिस फॉर द रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू द बुक ऑफ अकाउंट। द कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ ड्यूल और टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस। तो जब भी हम कोई भी अकाउंटेंसी या कोई भी अकाउंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में, तो इसकी ट्रांजेक्शन दो जगहों पे होती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को परचेज़ किया, तो मैं क्या लिखूँगा भाई, परचेज़ अकाउंट DR। ठीक, परचेज़ अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, परचेज़ अकाउंट DR टू कैश अकाउंट मैंने किया है। ठीक है, टू कैश अकाउंट मैंने किया है। तो यहाँ पे देखिए एक तो मैं परचेज़ अकाउंट में लिखूँगा क्या, अगर मैं परचेज़ का खाता बनाऊँगा तो वहाँ पे क्या लिखूँगा, परचेज़ का अगर खाता बनाऊँगा तो वहाँ लिखूँगा मैं टू कैश अकाउंट। देखिए परचेज़ का खाता बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। मैं परचेज़ के खाते में परचेज़ कभी नहीं लिख सकता, उसके अपोजिट में यानी जो कैश रहता है मैं उसको लिखूँगा टू कैश अकाउंट। लेकिन जब मैं कैश अकाउंट बनाऊँगा तो वहाँ पे क्या मैं लिखूँगा, बाय परचेज़ अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग अभी और आगे सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अभी बस मैंने इसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है तो हम उसे 2 जगहों पे रखते हैं। ठीक है, 2 जगहों पे उनकी एंट्री की जाती है। इसे हम ड्यूअल एक्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं या इसे ड्यूअल एक्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहा, ये तो आपको एकदम याद ही रखने लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं, यूनिवर्सल फार्मूला है ये हमारा अकाउंटेंसी का भाई। क्या कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
दैट इज़ द फॉर्मूला। एकदम याद हो जाना चाहिए, दिमाग में एकदम बांध के रख लो। ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कॉन्सेप्ट कैपिटल। अगर आप लोगों को लाइबिलिटी या कैपिटल या एसेट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिए, वहाँ पे मैंने इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो देखिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रिक्वायर्ड दैट द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन business transaction should be included in the accounting record only when it is realized। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि भाई आप रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड कीजिए जब आपको वो मिल जाए। ठीक, यानी आपको अगर किसी से पैसे मिलने हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स से आपको पैसे मिलने थे, आप ये नहीं करेंगे कि हमको मिस्टर एक्स से पैसे मिल चुके हैं, ये नहीं लिख सकते। हाँ मिलेंगे वो अलग बात है, क्योंकि आपसे अगर आपने उसको लोन दिया है, उनको आपके पैसे देने पड़ेंगे इस महीने के अंत में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस महीने तक वो पैसे दे। तो अपने आप अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप हम नहीं लिख सकते कि भाई हाँ मिस्टर एक्स से पैसे मिलने थे तो हम लोग पहले से लिख देते हैं, भले ना मिले इस महीने में कोई बात नहीं, अब अगले महीने मिलेगा तो कोई बात नहीं, अगले महीने की जगह इस महीने में भी ट्रांजैक्शन अभी कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, और अगले महीने में जो मिलेगा वो भी कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। आपको जिस समय रेवेन्यू हो रहा है आप उसी समय रेवेन्यू को रिकॉर्ड कीजिए। अगर आपको इस महीने रेवेन्यू नहीं मिला, अगर आप लोगों को ने मिस्टर एक्स से जो पैसे पाने थे वो नहीं दिया इस महीने, तो आप नहीं लिखेंगे इस महीने के अकाउंट में, बल्कि आप अगले महीने अगर वो दे रहा है तो अगले महीने में लिखेंगे। इस महीने वही अगले महीने में, अगर इस महीने के और अपने दूसरे महीने के दोनों के पैसे दे रहा है तो आप दोनों उसी महीने में लिखेंगे। लेकिन इस महीने में अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यही है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। समझिए मेरी बात। तो जिस महीने का प्रॉफिट है, अगर उस महीने में वो नहीं देता है तो हम उस रेवेन्यू को वहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बेशक अगर वो अगले महीने में दोनों रेवेन्यू देता है, 2 महीने का रेवेन्यू देता है, तो 2 महीने का रेवेन्यू वहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ असर्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। ठीक है, the process of ascertaining the amount of profit earned or those incurred during a period involve deduction or related expenses from the revenue earned during the period. The matching concept emphasizes exactly on the except its state that expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenue during that period. It follows from this that the revenue and expenses incurred to earn this revenue must belong to the same accounting period। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, मैच करते हैं हर चीज़ों को कंपेयर करते हैं या मैच करते हैं। हम ये देखते हैं कि इस साल पर्टिकुलर ईयर में 2000 मान लीजिए 21 में हमारे पास कितने पैसे आए थे और कितने पैसे गए हैं, कितना इनकम हुआ है, कितना लॉसेस हुआ है, कितने एसेट्स है हमारे पास हैं, कितने लायबिलिटी है, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं भाई, मैचिंग करते हैं। ठीक है, मैचिंग करने से ही हमको पता चलेगा कि भाई हमारे पास कितने रेवेन्यू है, कितने एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ये सब किससे पता चलेगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट से ही पता चलता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट अब आप समझ चुके होंगे, कुछ नहीं होता है, बस आप अपने सारे ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी सबको मैच करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ है। चलिए नंबर 9 पे आते हैं भाई, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल सच एज इन्वेस्टर, लेंडर एंड सप्लायर and other in taking various financial decision in the corporation from the organization. This is the distinct between those managing the affairs of the enterprise and those owing it। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट मतलब क्या, आप जब अपने अकाउंटेंसी को साल के अंत में क्रिएट कर लेते हैं, साल के अंत में जब हम बोलते हैं कि भाई हाँ अब मैचिंग कीजिए, अब पता कीजिए कि कितना प्रॉफिट आया है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, आपने इन्हें फाइंड आउट कर लिया। तो भाई फाइंड आउट कर लिया तो अब उसका रिपोर्ट का क्या आप चार्ट डालेंगे, बिल्कुल नहीं। आप उस रिपोर्ट को अब क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे बाहर में।
राइट। लोगों को दिखाएंगे कि देखिए हमारे पास इतने हम लोगों ने अपना प्रॉफिट जनरेट किया है ड्यूरिंग द ईयर, इतना हमारे पास एसेट्स है, हमारे पास इतनी लायबिलिटीज़ है हमारे पास, ताकि आप इन्वेस्टर्स को क्या करें, बुला पाए, उन्हें दिखा पाए कि हमारे पास देखिए इतनी प्रॉफिट हम लोग अर्न कर रहे हैं, हमारे पास इतना सारा एसेट्स है, आप आइए हमारे बिजनेस में पैसे लगाइए। तो इसके लिए आपको बहुत ही ईमानदारी से फुल डिस्क्लोज़र दिखाना पड़ेगा, यानी अपने अकाउंट्स के एसेट्स और लायबिलिटी और प्रॉफिट को बड़ी ही अच्छी तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स भी आपके पास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप कुछ भी अनाप शनाप छाप देंगे। आप ये बोलेंगे देखिए हमारा प्रॉफिट आ रहा था 10 लाख, आपने दिखा दिया 1 करोड़, ये भी गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि भाई जो होगा भाई फेयर कीजिए, एकदम सही तरीके से कीजिए और सही फिगर्स इन्वेस्टर्स को दिखाइए, क्योंकि बाहर के लोग आपके बिज़नेस में अगर आना चाहते हैं तो वो आपके प्रॉफिट और आपके एसेट्स, लायबिलिटीज़ सबको देखना चाहेंगे। ठीक है, तो यही था हमारा फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट। नंबर 10 पे हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है? द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी यूजफुल in drawing conclusion regarding to the working of the enterprise only when it's allow comparison over the period of time as well as the working of other enterprise। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में ये कह रहा है कि जो भी प्रिंसिपल, जो भी मेथड्स, जो भी तरीके आप लोगों ने फाइनेंशियल ईयर को रिकॉर्ड करने के लिए किए हैं, आपको हमेशा उसी वे में करना चाहिए, आपको हमेशा उसमें कंसिस्टेंस रहना चाहिए। आप हर साल अपने आप को बदल नहीं सकते। अगर आप जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में यूज़ कर रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर में भी उसे ही कीजिए, थर्ड ईयर में भी उसे कीजिए, फोर्थ ईयर में भी उसे कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अकाउंटेंसी को हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक करने में बहुत सुविधा होगा, बाहर के लोग इन्वेस्टर्स को भी समझ आएगी हर चीज़ें। लेकिन अगर आप साल दर साल हर साल अगर अपने सिलेबस को बदलेंगे, हर साल अपने चीज़ों को बदलेंगे तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, यानी इन्वेस्टर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा भाई, कन्फ्यूज़न में ना डालने के लिए अकाउंटेंसी को एकदम प्रॉपर वे में कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, एकदम एक ही तरीके से रखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से मेंटेन रखना पड़ेगा, जिससे बाकी के लोग, बाहर के भी लोग और अंदर के भी लोग, सबको अकाउंटेंसी को बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव प्रोवाइड गाइडेंस for recording transaction in the book of accounts and basis on the policy of playing safe. The concept states that a conscious approach should be adopted in ascertaining income so that profit or the enterprise are not overstand. If profit are certain or more than actual, it may lead to the distribution of dividend out of capital which is not fair, yet is will lead to the deduction in the capital of the enterprise। तो यहाँ पे क्या करना है, कंजर्वेटिव कंसेप्ट मतलब कहने का ये मतलब है कि भाई जो भी चीज़ हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने वाले हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम लिखने वाले हैं वो बहुत ही ध्यान से लिखना चाहिए, हमेशा ध्यान से लिखना चाहिए। क्यों ध्यान से लिखना चाहिए? अगर आप इनकम को ज़्यादा बढ़ा दे या अगर आप एक्सपेंसेस को कम लिख दे, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे होना ये है कि अगर आपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा दिया लेकिन है तो नहीं उतना, आपने दिखा दिया प्रॉफिट 1 करोड़ लेकिन था कितना 10 लाख, तो भाई बाकी के 90 लाख कहाँ से देंगे? जब बिजनेस का जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तो बोलेंगे भाई 1 करोड़ कमाए हम लोगों ने इस साल के अंत में, तो 1 करोड़ का हिस्सेदारी लगाओ, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि आपने इन्हें गलत किया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे। आपको हमेशा सेफ तरीके से अकाउंटेंसी को रिकॉर्ड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, और इसके बाद हम लोग इसे ख़त्म कर देंगे। 2 है इसके बाद। चलिए इसके बाद एक लास्ट हमारा है, 13 टोटल थे। यह है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, सॉरी। चलिए, तो concept of materiality requires that accounting should focus on material facts. Efforts should not be wasted in recording and presenting facts which are immaterial in the determination of income। तो कहता है कि भाई अकाउंटेंसी जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हमें मटेरियल थिंग पे ही जाना चाहिए। कोई कितना मेहनत करता हो इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम लोगों ने सिर्फ 50 यूनिट ऑफ कंप्यूटर 50 यूनिट ऑफ कंप्यूटर ही बेचे हैं तो हम 50 यूनिट ऑफ कंप्यूटर ही लिखेंगे।
ठीक है, उसके पीछे कितनी मेहनत की गई है वो हम नहीं लिखने वाले कि हाँ मिस्टर लेबर एक्स ने इतना सारा मेहनत किया था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस मटेरियलिस्ट थिंक को ही लिखना है, हमें उससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना है। समझ गए? देखिए फॉर एग्जांपल मनी स्पेंड ऑन सर्टन एडिशनल कैपेसिटी of theater would be material fact as going to increase the future earning capacity of enterprise. Similarly, information about any change in the method of depreciation adopted or any liability which is likely to be about material fact should be disclosed through the financial statement and accompany notes. समझ गए? तो इसका कहने का मतलब है अगर कोई भी चीज़ अगर आप इम्प्रूव करते हैं अपने बिजनेस में, राइट, अपना कोई भी चीज़ इम्प्रूव करते हैं तो आप उसके लिए मनी एक्सपेंड करते हैं, आप उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे कितना आप लोगों ने मनी एक्सपेंड किया उस चीज़ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो देखिए ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है भाई, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम द बाइस ऑफ अकाउंटेंट एंड अदर। ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरिएबल डॉक्यूमेंट और वाउचर। तो जो ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है या रिकॉर्ड करना होता है वो क्या होता है कि भाई ट्रू नेचर या ट्रू प्रॉफिट या ट्रू एक्सपेंसेस को दिखाना है भाई कंपनी के। ठीक है, कोई भी बायस नहीं, कोई भी कुछ गलत तरीके से हम लोग नहीं दिखा सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। और इसे सही साबित करने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए इसके वेरीफाई करने के लिए, राइट। क्योंकि होता क्या है कि कितने बार अकाउंटेंसी रिकॉर्ड को हम लोग छेड़छाड़ कर देते हैं अकाउंटेंट के द्वारा, ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं या कम प्रॉफिट दिखा देते हैं, जो भी कुछ करते हैं बिजनेस के अच्छे रेपुटेशन बनाने के लिए। लेकिन इन सभी को ठीक करने के लिए हमारे पास वेरिएबल एक डॉक्यूमेंट होता है। जब ऑडिटर या फिर सीए जब आता है चेक करने के लिए अकाउंटेंसी को, तो वो देखता है कि भाई क्या गड़बड़ है, तो वो वाउचर्स मांगते हैं यानी वेरिएबल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि दिखाओ कहाँ पे ये, अगर ये सेल हुआ है तो कहाँ हुआ है, हमको इसका रिकॉर्ड्स दिखना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, गलती पकड़ा जा सकता है। ठीक है गाइस, अब यहीं तक हमारा है पूरा अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल आज जो हम लोगों ने समझा। होप करता हूँ आप सभी को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस चीज़ को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।